हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और काफी दिनों के बाद आप सभी से फिर क्लासेस में मुलाकात हो रही है। जी हाँ, यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है और हमारा मिशन है मिशन जेआरएफ। और ये क्लासेस एज वेल एज इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ बैट एंड जेट। जी हाँ, बैट जो कि आपको पता है, बिहार में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बिहार में बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार एलिवेटेड टेस्ट बैट का आयोजन होना है। और इसी प्रकार अगर झारखंड में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो झारखंड एलिवेटेड टेस्ट जेट का आयोजन होना है। तो ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए, अपकमिंग यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, बैट के एग्जाम के लिए और जेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि तीनों ही एग्जाम का पेपर 1 का सिलेबस सेम है। और ये क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर एवरी डे आपको 8 PM को मिल जाती है। एवरी डे आपको 8 PM को ये क्लासेस मिल जाती है। हालांकि पिछले 3 to 4 डेज से ये क्लासेस नहीं हो पा रही थी। मेरी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां थी, व्यक्तिगत कुछ कारण थे, पर्सनल कुछ कह सकते हैं अर्जेंट वर्क था जिसे मैं निपटा रहा था। और आज मैं क्लासेस स्टार्ट करने की स्थिति में आज भी एक्चुअली नहीं था। एक्चुअली आज भी मेरे बेटे का स्कूल में उनका गोल्डन जुबली प्रोग्राम था, जहां पे पार्टिसिपेट करके अभी तुरंत जस्ट आए हैं। और एक शॉर्ट क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आए, शॉर्ट क्लासेस की क्लासेस को हम कम से कम स्टार्ट कर दें। आपका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम टूटे नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स आपके देखे, और चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपने कमेंट किया था सर 8 PM की क्लासेस ऑफ क्यों हो गई। भाई ऑफ नहीं है, और मुझे आपसे ज्यादा चिंता है जब मैं क्लासेस ड्रॉप कर देता हूँ किसी कारण से, और बहुत ही मजबूरियां रहती है तभी मैं ऑफ करता हूँ। चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। आज एक शॉर्ट क्लासेस आप सभी के लिए, और कल से पूरी डिटेल्स क्लासेस अब लगातार चलेगी। अब क्लासेस यहाँ पर बंद नहीं रहेगी। और हमारा मिशन है जेआरएफ। जेआरएफ अगर नहीं मिले तो नेट तो है ही, और नेट भी अगर आप किसी कारण से अब मजबूरियों की वजह से बहुत अच्छे से क्लासेस को नहीं देख पाए तो बैट और जेट तो फिक्स है, वहां पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, हमारा अभी टॉपिक कौन सा है? लोक विकास और पर्यावरण चैप्टर देख रहे हैं हमारा, है ना। पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जो हमारा यूनिट 9 है पेपर 1 का। और इसी में अभी हम लोग शॉर्ट क्लासेस देखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। और वो जो प्रश्न बनते हैं ना, वो ऐसे हैं, गिने चुने टॉपिक, गिने चुने वन लाइनर है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको रट लेना है। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट नोट है, 2-3 नोट है आप सभी के लिए, बस उस नोट को आप कर लीजिएगा। आज ये मैंने आप सभी के लिए कंटेंट लाया है। पर्यावरण में कह सकते जो प्रदूषण होता है ना, प्रदूषक, पर्यावरण में जो प्रदूषक मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ चाहे वो गैस के रूप में हो, कुछ कण के रूप में हो, तो वो प्रदूषक हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है अक्सर। और यहाँ पर अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर एग्जाम्स में आपको दिक्कत हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को करते हैं। यहाँ पर ये प्रदूषक का लिस्ट है ना, ये प्रदूषक है, इसका क्या प्रभाव होता है हमारे मानव शरीर पर, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। CO का क्या प्रभाव होता है? रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर, रक्त में जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन से मिलकर विषैला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, रक्त के हीमोग्लोबिन में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिल जाता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यह हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, व्याधियां उत्पन्न करता है ना। क्योंकि जब हमारा ब्लड ही इम्प्योर हो जाएगा, ब्लड ही अशुद्ध हो जाएगा, तो बीमारी होना स्वाभाविक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और विषैला पदार्थ बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा प्रदूषक बनाता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है इफेक्ट, प्रभाव? यहां से क्या होगा, आंख, नाक, गले में जलन पैदा करेगा। अगर आंख, नाक, गले में जलन है, इसका मतलब वहां पर वायुमंडल में क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, आंखों में सूजन, आंख आपका फूल जाएगा, खांसी की बीमारी भी हो सकती है। ये सारे सिम्टम है कि क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई है, प्रदूषक क्लोरीन हमारे आसपास फैल गया है। इसके कारण आपका आंख, नाक, गले में जलन होगा, आंखों में सूजन होगा, आंख फुला फुला दिखेगा, है ना, खांसी वगैरह आपको बार बार होते रहेगा। अगर वायुमंडल में धूल कण की मात्रा ज्यादा है, धूल कण ज्यादा है, तो वो भी एक हमारा प्रदूषक है।
धूल कण, अगर आप बहुत ज्यादा धूल वाले इलाके में रहते हैं, आप अगर ऐसे इलाके में आपको कहीं दिखते होंगे, रोड साइड अगर कच्ची रोड है ना, कच्ची रोड है और वहां पे बहुत सारी गाड़ियां चलती है, बगल में फुटपाथ में कोई स्ट्रीट फूड का शॉप है, तो वो जो दुकानदार है ना, उसको हमेशा एलर्जी का समस्या रहेगा, सांस से संबंधित रोग होगा, है ना, श्वसन से संबंधित रोग रहेगा। ये और इसको इससे क्या होता है ना, जब रेत ज्यादा आप वहां पर हमेशा उड़ते रहेगा, चाहे वो गाड़ियां क्रॉस करती है या किसी कारण से हमेशा रेत अगर वहां पे उड़ते रहता है, तो उससे और एक बीमारी होता है, इसको कहते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस से वो ग्रसित हो जाएगा। यानी धूल कण की मात्रा अगर बढ़ जाए तो व्यक्ति को क्या होगा, एलर्जी होगा, श्वसन संबंधी रोग होगा और सिलिकोसिस बीमारी होगा। तो सिलिकोसिस बीमारी किसके कारण होता है, किस प्रदूषक के कारण, तो धूल कण के कारण। सिलिकोसिस बीमारी धूल कण के कारण होता है। चलिए अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जी हाँ, NO2 से क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे क्या हमारा प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फेफड़ा से संबंधित रोग और दृष्टि की समस्या होगी, है ना। आपका आंख खराब हो जाएगा, देखने में समस्या उत्पन्न होगा और फेफड़ा से संबंधित रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, किससे, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ओजोन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो यहाँ क्या होगा, आंख नाक गले में जलन होगा, आंख नाक गले में जलन होगा, दमे की बीमारी होगी, है ना, अस्थमा की बीमारी, दमा जिसको कह सकते हैं। वातावरण में भी स्मॉग ज्यादा बनेगा। अगर ओजोन कहीं पर है तो वहां पर स्मॉग ज्यादा दिखेगा आपको, आप बराबर दिखेगा, वो इलाका में स्मॉग रहेगा, है ना। हल्का सा वेदर कह सकते कि थोड़ा टेम्परेचर लो होगा, वहां तुरंत आपको स्मॉग दिखने लगेगा, कि इसका मतलब समझ जाइए वहां पर हमारा ओजोन की मात्रा बढ़ गई है। तो क्या क्या प्रभाव हुआ, पहला आंख कान गले में जलन होगा, दमे की बीमारी होगी, ओजोन बढ़ेगा, अस्थमा दमा का बीमारी बढ़ेगा, स्मॉग वायुमंडल में ज्यादा बनेगा। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से क्या होता है, अगर SO2 बढ़ जाएगा वायुमंडल में ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, तो सिर दर्द होगा। अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं, आपका माथा हमेशा हेडेक रहेगा, दर्द रहेगा सर में, उल्टी की समस्या होगी, सांस लेने में तकलीफ तथा मृत्यु दर में वृद्धि। सिंपल सा है, हमारा जीवन किस पे टिका है, सांसों का आना जाना, है ना। ये सांसों की डोरी जब टूट जाता है, लोग क्या होता है, इस दुनिया से चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सांस लेने में तकलीफ होगी, अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगा। अगर आप देखते होंगे किसी को, अगर आप देखे होंगे मूवी वगैरह कोई सीरियल में, तो सल्फर सुंघा दिया जाता है। सल्फर सुंघाने से क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कुछ देर का हुआ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सांस लेने में तकलीफ से जुड़ी बीमारियां उत्पन्न करता है सल्फर डाइऑक्साइड, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। और क्या होता है, सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ। अगला है रेडियोधर्मी कण। ठीक है, रेडियोधर्मी कण यानी रेडियो एक्टिव पार्टिकल अगर है तो उससे सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपका कैंसर, है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या है, रेडियोधर्मी कण से, सबसे, जैसे यूरेनियम हो गया, इन सभी से क्या होता है उत्पन्न, आपका कैंसर। ये जो रेडियोधर्मी कण है, इससे क्या पैदा होता है, कैंसर। और आगे की पीढ़ी की संतानों में विकृति होता है। जैसे आपने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम तो सुना ही होगा। जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बम जो गिराया, कौन सा बम गिराया था, परमाणु बम। तो उससे जो रेडियोधर्मी कण निकला, उस कण के कारण अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास के इलाके में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो विकलांग होते हैं ना, विकृत होते हैं। अभी भी वो पूर्णतः कह सकते हैं हर तरीके से परिपूर्ण बेबी उत्पन्न नहीं होता। अभी भी वहां सबसे ज्यादा विकलांगता है पूरी दुनिया में। क्यों, क्योंकि उसका रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल था अभी भी वहां प्रभाव छोड़ रहा है। चलिए, अगर लेड की मात्रा बढ़ जाएगा तो लेड के लिए आपसे ये प्रश्न आता है, लेड कैंसर, है ना। सिंपल से प्रश्न बहुत बड़ा है। कैंसर के लिए उत्तरदायी कण कौन सा है, लेड, शीशा, वो कैंसर उत्पन्न करता है। इसलिए आपने हाल फिलहाल में न्यूज में देखा होगा, जो मैगी बच्चों को हम लोग खिलाते हैं उसमें लेड की मात्रा पाई गई थी, जिसके कारण नेस्ले पर कह सकते बहुत सारे पाबंदी कुछ दिन मैगी पर लगा था, नेस्ले कंपनी के मैगी पे। और क्यों, क्योंकि उसमें लेड का मात्रा था, और लेड क्या करता है, कैंसर का बड़ा कारण है। तो लेड कण रहेगा तो कैंसर पैदा करेगा। अगर मैग्नीज का कण रहेगा तो वो निमोनिया और सांस की बीमारी,
मैग्नीज कम रहेगा तो क्या होगा, निमोनिया और सांस की बीमारी। निमोनिया अगर हो गया आप समस्या तो होगा। अगला है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे क्या होगा, नाक कान गले में जलन और लकवा पैरालिसिस भी आपका हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आपको पैरालिसिस हो सकता है, नाक कान गले में जलन तो रहेगा, पैरालिसिस भी हो सकता है। अगला प्रदूषक आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो बच्चों की शारीरिक संरचना में विकृति होगा, यानी फ्लोरोसिस की सब बीमारी होगी। फ्लोरोसिस की बीमारी किसके कारण होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण, या हड्डियों से संबंधित बीमारी होगी, है ना। फ्लोराइड हड्डियों से संबंधित बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या करता है, बच्चों के शारीरिक संरचना में विकृति, जब आपकी हड्डियां ही मजबूत नहीं रहेगी तो शारीरिक संरचना में विकृति आ जाती है, और उस बीमारी को कह सकते हैं हम लोग, एक बहुत ही पॉपुलर बीमारी है आपका फ्लोराइड के कारण, वो है फ्लोरोसिस, है ना। नाम मिलता जुलता है, आपको याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से प्रश्न कैसे आते हैं ना, फ्लोरोसिस के लिए कौन सा प्रदूषक उत्तरदायी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दे देगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की तरफ आपको जाना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है। इसी प्रकार जो भी मेरे लकवा के लिए कौन उत्तरदायी है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक उत्तरदायी है। यहां से प्रश्न आपसे बनते हैं, और यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको रट लेना है। और एक जो प्रश्न यहाँ से आता है, सामान्य सा प्रश्न है, और ये हर एक एग्जाम में किसी भी आप अगर जीके जीएस जहाँ पूछा जाता है उस एग्जाम में देखिएगा ना, आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। हमारा जो सुनने का ये ध्वनि प्रदूषण जब चैप्टर आप पढ़िएगा, तो ध्वनि प्रदूषण अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज शॉर्ट क्लासेस मुझे लेना था, व्यक्तिगत व्यवस्था जैसे मैंने कहा कि आज भी था, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ ताकि आपका मोमेंटम ना टूटे, आपका क्लास जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे। तो एक यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब व्यक्ति सामान्य रूप से श्रवण की उसकी सीमा क्या होती है ना, और ध्वनि का स्तर को हम किसमें नापते हैं, डीबी डेसिबल में, है ना। किसमें नापते हैं, डीबी डेसिबल में, है ना, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। तो सामान्य श्रवण की सीमा, हमारी जो सुनने का क्षमता है ना, वो कितना है, सामान्य 20, और 20 से कम को हम लोग नहीं सुन पाएंगे। मिनिमम हमारा सुनने का सीमा है वो क्या है, 20 डेसिबल, इसको डीबी बोल सकते हैं, 20 डेसिबल। हमारे सुनने की न्यूनतम सीमा कितनी है, 20। अगर 20 डेसिबल से कम रहेगा हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ये पूछा जाता है मनुष्य के सुनने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है, 20 डेसिबल। समान जैसे हम लोग गप बोलचाल में अगर दोस्त है बैठे हुए हैं गप करेंगे, तो हमारा जो ध्वनि का स्तर रहेगा उसका कितने अगर डेसिबल देखा जाए, उसको मापा जाएगा सामान्य वार्तालाप में, तो वो आपका 50 से 60 डेसिबल होता है। अगर आप टॉकिंग करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल में टॉकिंग करते हैं और आपको परफेक्ट सुनाई देता है। लेकिन अगर आप गप कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है, या कुछ बहुत ज्यादा मतलब आप सॉन्ग ही सुन रहे हैं, बहुत साउंड जब बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि ज्यादा सुनाई देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या गा रहा है ना। तो हमारे सुनने का मैक्सिमम भी एक लिमिट है। जैसे मैंने कहा न्यूनतम हमारा 20 डेसिबल है, तो मैक्सिमम भी लिमिट है, उससे ज्यादा अगर हम साउंड बढ़ा देंगे तो फिर हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे सामान्य वार्तालाप में 50 से 60 डेसिबल हो गया। सुनने की क्षमता में 75 डेसिबल का गिरावट होती है। अगर 75 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर उसका हमारा सुनने का क्षमता घट जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। और बहुत ज्यादा अगर चिड़चिड़ाहट हो रहा है, अगर चिड़चिड़ाहट हो रहा है बहुत ज्यादा, मान ले दो व्यक्ति वहां पर पूरा गाली गलौज हो रहा है ना, पूरा जोर जोर से बोला, चिड़चिड़ाहट हो गया है, तो वहां पर आपका 80 डेसिबल समझिए कि वो 80 डेसिबल स्तर का आपका है। अब मांसपेशियों में उत्तेजना, अगर आप 90 डेसिबल के आसपास के ध्वनि को सुनते हैं, 90 डेसिबल के आसपास के ध्वनि सुनते हैं, तो आपका जो है ना, जो मसल्स है वहां पे उत्तेजना उत्पन्न कर देगा, है ना। वहां पर आपको कुछ कर सकते हैं, उत्तेजना में कह सकते हैं कि कुछ आपको इस टाइप का महसूस होने लगेगा कि परेशानी टाइप से आपके मसल्स वगैरह में परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। यानी हम लोग मैक्सिमम कहां तक सुन सकते हैं, 80, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। और न्यूनतम कितना हो गया, 20। और 75 के बाद ही हमारा सुनने का स्तर कम होने लगता है। दर्द की सीमा, अगर आप 120 डेसिबल के आसपास के ध्वनि को सुन लीजिएगा तो आपको आपके शरीर में पेन, जिसको कहते हैं कान से ब्लड आना, नाक से ब्लड आने लगेगा। अगर आप 120 डेसिबल के आसपास के ध्वनि को सुनते हैं, आपके कान नाक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आप ऐसा देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज में दिखाया जाता है कि किसी को इस प्रकार का मौत भी दिया जाता है कि एक बंद रूम है, वहां पे बहुत ज्यादा साउंड एकदम बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बजा दिया जाता है, वो व्यक्ति वहां पे मर जाता है, क्योंकि उसका कान से
नाक से ब्लड निकलने लगेगा, क्योंकि हमारा सुनने का भी एक मैक्सिमम लिमिट है ना। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 80 से जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स से जहां पे प्रश्न बनते हैं, उन पॉइंट्स को लाया हमने और यहां से प्रश्न आता है। यहाँ कम पढ़ के आप अगर इस यूनिट से क्वेश्चन पूछ दिया वहां से, तो फिर आप आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। ज्यादा समझने वाली चीजें यहाँ पे थी नहीं। तो चलिए, ये आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल से थोड़ा लॉन्ग क्लासेस मेरा रहेगा, स्टार्ट कर देंगे। अब कल से लगातार क्लासेस चलेगी और लेक्चर्स चलेगा, एमसीक्यू चलेगा, हर एक चीज। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन क्लिक कर देना, क्योंकि ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए और बिहार में अपकमिंग बैट के लिए। इस वीडियो में इतना है, कल मिलते हैं नई क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।